क्या चल रहा है? वहाँ आलम और उस लड़की की दरमियान लड़ाई वगैरह होती है। वक्तावर राजपूत काल पर मस्जिद राजपूत से इस्तफसार करने लगे, इस जमाने के लिदा मजनून है या यूं कह ले उससे भी दो हाथ आगे आपका लड़ला बेटा आलम पागल है। उसके पीछे मस्जिद राजपूत नखोद से बोली, उस लड़की ने ऐसा क्या है जो आलम कितना चाहता है? वक्तावर राजपूत ताजब से बोले, बस दिल आई विधि पर तो परी क्या चीज़ है, यही मसाल है। आपके बेटे की उस लड़की की कम उम्री और खूबसूरत ने नकश ने उसको पागल कर दिया हवा है, जिससे वो उसकी सानूरी रंगत भी नजर नहीं आती। मुझ तो बड़ा अफसोस होता है अपने इतने शानदार बेटे के साथ उस फातिमा को देखकर। मिसेस राजपूत जेर फन लहजे में बोली, मुझे उस लड़की के साथ कोई मसला नहीं, अगर वो हमारे बेटे को हवेली ले आए। आलम का दिमाग बहुत तेज है, मैं चाहता हूँ जमीनों का काम वो देखे। वफ्तावर राजपूत फनकारा भरकर बोले, आपको मसला नहीं मुझे है, आप आलम को भूल जाए, देख लीजिएगा वो लड़की हमारे बेटे को ले उड़ेगी। मिस्टर राजपूत ने खदशा जाहिर किया, हमारा बेटा इतना पागल नहीं जो कल आई लड़की के लिए अपने इतने सारे रिश्तों से कतार ताल्लुक हो जाए। आपको नहीं पता, मैंने आलम की आंखों फातिमा के लिए दीवानी देखी। जहाँ बात फातिमा पर आएगी वो खुद तक को फरामोश कर डालेगा। मिस्टर राजपूत संजीदगी से बोली, मुझे मेरा बेटा हवेली में चाहिए। वफ्तावर राजपूत बस यही बोले, अब तो नहीं रहेगा। आपको क्या ज़रूरत थी? आलम 18 साल के होते ही आपने उसको उसके हिस्से का सब कर दे डाला। अगर तब न देते तो अब जायदाद से आग करने की धमकी देकर शादी से रोक सकते थे, पर अब तो वो भी नामुमकिन सी बात है। मिसेस राजपूत की परेशानी मजीद बढ़ी। उसने अपना सब कर्ज अपनी बीवी के नाम किया है। वफ्तावर राजपूत की बात मिसेस राजपूत के लिए किसी धमाके से करना थी, बस यही कसर रह गई थी। और आप कह रहे हैं आपका बेटा पागल नहीं। मिसेस राजपूत के अंदर आग के छोले भरने लगे। तुम अपनी भतीजी का चाहती थी न बहू के रूप में? वफ्तावर राजपूत ने कहा, चाहती तो थी, बस फिर उसको हम किसी बहाने शहर आलम के पास भेजेंगे। आलम अपनी फर्जी तबीयत के बारिश जल्दी उसकी तरह बतौजा होगा, फिर कोई फातिमा उसको नजर नहीं आएगी। मर्द को खूबसूरती रिफ्लेक्ट करती है, आलम को भी करेगी। वफ्तावर राजपूत की बात पर मिसेस राजपूत के चेहरे पर मकरूब मुस्कुराहट आई। शाह तुम यहाँ? डॉक्टर जुल्फ़िकार ने शाह को अपने घर के ड्राइंग रूम में देखा तो खुशगवार हैरत से बोले, पर अंदर से उसकी हालत देखकर परेशान भी हो गए थे। विक्रमाल सो फंदारा होती आंखें शर्ट के ऊपरी दो बटन को खुला देखकर उनको शाह की हालत पर ध्यान आया। क्या मैं आपकी मस्जिद से 5 मिनट बात कर सकता हूँ? शाह उनकी बात नजरअंदाज करता बोला, रूबीना से। वो जैसे भी यकीन हुए, जी मैंने आज उनकी केबिन से उसको निकलते देखा था, उसके बारे में कुछ जानना था। शाह संजीदा से भरपूर लहजे में बोला, मैं बुलाता हूँ उसको। डॉक्टर जुल्फ़िकार ने उस पर जवाब दिया। ठीक 5 मिनट बाद डॉक्टर रूबीना शाह के रूबरू थी। क्या आप मुझे बता सकती है आज कितने लोगों के साथ आपकी अपॉइंटमेंट थी? शाह ने बेचैनी से पूछा। दरअसल आज बस 3 थी, अंदरी के साथ वो मेरी 5 साल से पेशेंट है। डॉक्टर रूबीना को शाह का सवाल अजीब तो लगा, पर अपने शोहर के इशारे करने पर जवाब दिया, आप याद करें क्या कोई और नहीं आया था? 5 साल का सुनकर शाह मायूस हुआ था। तभी फिर से बोला, मुझे याद है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? डॉक्टर रूबीना ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मुझे उस पेशेंट का एड्रेस दे सकती है? प्लीज दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। शाह ने उनके चेहरे पर संजीदा तासरार देखे तो आयजी से कहा, मैं ऐसे कैसे आपको अपने पेशेंट का एड्रेस दे सकती हूँ? उन्होंने मायूसी से कहा, प्लीज। शाह ने एक और केल ठोकर जो निशाने पर लगा। फिर की आवाज़ से शाहजे ने झट से अपना चेहरा साफ किया, क्योंकि वो जानती आने वाला कौन है। खाना खा लो। अंजलि ने खाने की तरह उस पर सामने किए कहा, भूख नहीं। शाहजे ने बना देखे जवाब दिया, क्या हुआ है? शाहजे, मुझे अब तो बता दो। अंजलि उस पे साथ बैठकर बोली, कुछ नहीं, हवा जब होगा तो बता दूंगी। शाहजे बेड से खड़ी होती नम लहजे में बोली, यूं प्रेमने से क्या होगा? अंजलि संजीदा से गविया हुई, पता नहीं। शाहजे अजीब अंदाज में बोली, प्लीज शाहजे अपने आप को इतना परेशान मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं अनजान हूँ? सारी हकीकत से कच कच मुझे भी पता है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या बात है? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हवा है? अंजलि परेशानी से गविया हुई, तुम कुछ नहीं जानती। शान से इतना कहती वाशरूम की तरफ बढ़ने लगी। जब अंजलि के अल्फाज में उसके कदमों ने जंजीर डाल दी, जब तुम मुझे मिली थी तब तुम परिगणक थी, पाके जो तीनों मेरे दिल ने बनवाया है। दर्द जुदाई वाला लेना बर्फ छाया। आदल अजीब नजरों से शाह को घूरने लगा, जो उसको नजरअंदाज करता गुनगुनाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। आदल के फोन पर कॉल आने लगी तो वो सर झटकता उसकी तरफ मतोजा। हवा इस्लाम वालेकुम आंटी। दूसरी तरफ शाह की माँ थी। वालेकुम इस्लाम बेटा, कैसे हो? आज शाह को तुम लेकर गए थे।
न क्या बात हुई वहाँ। उन्होंने बेचैनी से इस्तफसार क्या होना क्या था। शाह को वहाँ भी वो नजर आई। आदल सर झटक कर बोला, जाने क्या होगा मेरे बच्चे का। शाह की माँ परेशान हुई, होना क्या है। जान बोझ पे कर रहा है, कोई बच्चा नहीं, वो 29 साल का है, जल्द 23 साल का होने वाला है। आदल जल के बोला, इस 29 साल मजबूत मर्द जो अपना हाल बना दिया है, उसके बारे में क्या कहोगे। मोहब्बत का रोग लगा है मेरे बेटे को, उन्होंने रोते हुए कहा। कोशिश तो की ना हमने, नतीजा का निकला। आदल गहरी सांस लेकर बोला, उससे कहो मुझसे बात करे, उसका बाप उसको याद करता है। शाह की माँ बेबस हुई, ये बात करता हूँ तो कहता है और जो मैं उसको याद करता हूँ। ये सुनकर मैं क्या कहूँ, शाह की हर बात में उसका जिक्र होता है। आदल ने संजीदगी से कहा, तो वो खामोश हो। जिंदगी किसी ख्वाब की तरह हो गए, मुझे अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस होता है। अपनी किस्मत पर पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता, कभी कभी खुद पर अपनी किस्मत पर रशक भी होता है, पर एक खौफ भी हमेशा रहता है, अगर यह ख्वाब टूट गया था मेरा क्या होगा। यह ख्याल मुझे सुकून नहीं लेने देता। सब कुछ मिल गया है, सुकून फिर भी नहीं है। कभी कभी डर लगता है, अगर आलम बदल गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। मैंने तो अब अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है, अगर वो मेरे बेहद पास आते बेहद दूर हो गया तो। हमारी शादी को 1 साल 3 माह हो चुके हैं। आलम थोड़ा भी नहीं बदला, पहले जैसा है। उसकी मोहब्बत मेरे लिए बढ़ गई है। तभी मुझे खौफ होता है, अगर हमारी मोहब्बत कैसी की बुरी नजर में आ तो। कहते हैं अच्छा गुमान करना चाहिए, पर मेरे अंदर ये बेचैनी कम नहीं होती। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं आलम से अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ, उसको बताऊँ मैं भी उसको चाहने लगी जैसे वो चाहता है, या मैं उसको उससे ज़्यादा चाहती हूँ पर नहीं कर पाती, इस वजह से कि कई आलम मेरा इजहार सुनकर बदलना चाहते। मेरे ख्वाहिशात गलत है, पर मैं क्या करूँगी। अगर ऐसा हुआ तो किस्मत क्या मेरे पर ऐसे ही मेहरबान रहेगी। अल्लाह करे रहे, क्योंकि आलम के बगैर मुझे अपना नाम बेमानी सा लगता है। उसने मेरे दिल पर अपनी मोहब्बत की गहरी छाप छोड़ी है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। फातिमा ने गहरी सांस भरकर अपनी डायरी को बंद किया। डायरी लिखना अब उसकी आदत बन गई थी। अपने दिल के सारे राज वो उसमें लिखती थी, जो वो आलम या हिरा से नहीं कह पाती थी। मिसेस राजपूत की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी तो डायरी मुख्तलिफ जगह पर रखती वो बाहर जाने के लिए खड़ी हो आपने बुलाया। फातिमा ने मिसेस राजपूत के पास लाउंज में आती पूछने लगी, हाँ मैंने बुलाया, तुम्हें खुद तो तौफीक नहीं होती अपनी सास के साथ बैठा जाए या उससे हाल हवाल किसी चीज़ की ज़रूरत वगैरह का पता किया जाए। फातिमा के पूछने पर मिसेस राजपूत मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली, आपको कब चाहिए। फातिमा उनका लहजा नजरअंदाज करती रसानियत से पूछने लगी, कल मैं दावों के लिए निकलूंगी, तुम भी अपने कटफूट पे कर देना। मिसेस राजपूत की बात पर फातिमा सवालिया नजरों से उनको देखने लगी। इस्लाम वालेकुम, फातिमा पूछने वाली थी क्यों, पर उससे पहले आलम बाजू पर कोट लटकाता उनके पास आकर सलाम करने लगा। वालेकुम इस्लाम, फातिमा और मिसेस राजपूत ने जवाब दिया। क्या हो रहा है। आलम सोफे पर बैठकर अपने पास फातिमा को बैठा कर पूछने लगा, पर नहीं बस। फातिमा से कहा, वो कल तैयार है, मेरे साथ गाँव चलेगी। मिसेस राजपूत की बात सुनकर आलम जो मोहब्बत पाश नजरों से फातिमा को देख रहा था, फौरन उनकी तरफ मतूला हवा। फातिमा कुछ दिन पहले ही तो आई थी, गाँव अब दोबारा क्यों। आलम ने इस्तफसार, क्या बात चलेगी तो मैं वहाँ इसको मुर्शद बाबा के पास ले चलूंगी, वो उस पर दम करेगा तो ये जल्दी से खुशखबरी सुनाएगी। मिसेस राजपूत ने वजह बताई, ये शिरक है। अम्मा जान, अल्लाह ने जब मुझे औलाद की नामत से नवाजना होगा वो नवाज देगा, पर मैं ऐसे किसी पेड़ के पास नहीं जाऊंगी। आलम के कुछ बोलने से पहले फातिमा बोल पड़ी, इसको मिसेस राजपूत की बात ठीक नहीं लगी। अरे शहर कैसे हर कोई जाता है, तुम भी चलना, फिर देखना उनके दम का कमाल। मिसेस राजपूत अपनी बात पर अड़ी रही, जरूरी तो नहीं जो हर कोई करे हम भी वही करें। वे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती तो गाँव के पेड़ या मुर्शद बाबा के पास क्यों जाने लगी। फातिमा ने कहा, जबकि आलम हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह पर रखता दिलचस्प नजरों से कभी फातिमा को देखता तो कभी अपनी माँ पर नजर डाल देता। सीधा ये क्यों नहीं बोलती, तुम बच्चे की जिम्मेदारी से कतरा रहे, इसलिए बहाने तलाश रही हो, पर हमें के लिए वारिस चाहिए, और तुम क्यों तकर तकर अपनी बीवी को देख रहे हो, कुछ बोलते हो क्यों नहीं। मिसेस राजपूत फातिमा को सुनाने के बाद आलम से बोली, मैं तो सास बहू की लड़ाई एंजॉय कर रहा था, हमेशा टीवी पर देखा था, आज लड़ाई देखना नसीब हुई, मजा आ गया। आलम दानतों की नुमाइश करता बोला तो फातिमा और मिसेस राजपूत दोनों ने उसको बोला, जिससे वो एकदम सीधा हवा। अम्मा जान, मेरे ख्याल से फातिमा सही बोल रही है, हमें ऐसे कैसी पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, ये एक जायलत है, किसी और से मानने से बेहतर है। वरना ना मांग कर अपने अल्लाह से मांगे, और बच्चा अभी भी नहीं चाहता। फातिमा अभी 20 साल की भी नहीं हुई और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान काम नहीं।
आलम ने अपनी संजीदगी से कहा तो फातिमा का दिल डूब के उभरा, जबकि आलम की बात पर मसद राजपूत के अंदर जैसे किसी ने ठंडे फवारे बरसाए। गुस्सा जिस घर के बारे में आपने सारी अल्फाज में शर्माने का कहा था, वो सिर्फ 3 लड़कियां रहती है। 2 आपस में बहनें, तीसरी चंद सालों से उनके साथ रह रही हैं। किराएदार है। दोनों बहनें पहले कराची रहा करती थी अपने चचा के साथ, मगर उनमें से एक जो बड़ी है वो 6 माह तक घर नहीं आई, जिससे उनके चचा के जो किराएदार है उसके बारे में बताओ। शाह जो हाथ की मुट्ठी बनाए घुटनों पर रखता मुसलसल उसको बोलता देख रहा था। जब वजीर बर्दाश्त नहीं हवा तो टोक कर बोला, जी सोरी सर, वो हमदानी इंडस्ट्री में जा करती है, उनसे जो 2 साल बड़ी है। अंदरी वो अपनी बहन और उस लड़की के लिए रिश्ता तलाश कर रही है। लड़के की बात पर शाह ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए थे। अब तुम जा सकते हो, शाह ने कहा। ये उन तीनों की तस्वीरें इतना कहकर वो सरदाता बाहर निकल गया। उसके बाद शाह ने अपना सिर उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो मिस्टर हनी टेडस्वी शाह। शाह ने संजीदगी से अपना तारुफ करवाया। जी जी, मैं आपको जानता हूँ, आपका नंबर मेरे पास मौजूद था। हमीद हमदानी ने खुशफिली से कहा, कल मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ। शाह ने कहा, जी मैंने सारी तैयार कर ली है। सब वर्कर्स को भी बताया आपके बारे में, आप जब चाहे आकर इंटरव्यू वगैरह या ऑफिस का माहौल देख सकते हैं। हमीद हमदानी ने कहा, कल मैं आ जाऊँगा। उम्मीद है मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शाह ने संजीदगी से भरपूर आवाज में कहकर कॉल काट दी। कॉल काटने के बाद उसने टेबल पर रखी तस्वीरों में से एक को अपने हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। सोचा था, जब तुम मरोगी गले लगाकर बहुत सारे शिकवे करूँगा, अपनी तड़प बताऊँगा, तुम्हारे बनाने ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी उसके बारे में बताऊँगा। तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत ने शिद्दत पकड़ी है, पर तुम्हारा यूँ गुफ्तगू रहना, मुझे यूँ नजरअंदाज करके चले जाना जैसे मेरा होना या ना होना तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखता, ये जानकर मेरे सारे इरादे बदल बताऊँगा। बल्कि उस हर तड़प का हर पल एहसास करूँगा जो मैंने कज बर्दाश्त किया, सब तुम्हें भी करना होगा। शाह तस्वीर को देखता मुसलसल खुद से बोलकर अपनी आंखों को बंद कर दिया। उसको अब शिद्दत से कल का इंतजार था। ये समंदर है जो मेरे काबू में है, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र है जो गुजारी है, उसके बगैर एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कुछ दिन बाद आज ऑफिस चलना, वरना जॉब से खुद को फारग समझना। एन खामोशी से नाश्ता करती शारजे से बोली, तुम्हारे पास ने इन दोनों में शारजे को कॉल करके ऐसे परेशान क्या हुआ है, जैसे सारा कद शारजे संभालती हो, अगर वो नहीं आएगी तो उनका सारा बिजनेस डूब जाएगा। एन की बात पर अंदली कोफत ज़्यादा लहजे में बोली, क्योंकि कुछ दिनों से शारजे अपनी खराब तबीयत का कहती ऑफिस जाना छोड़ चुकी थी, जिससे रोज़ उनके पास की कार आती थी। वो ऐसा नहीं है, असल में हमारी कंपनी का जो ओनर है न, उसने अपने बिजनेस के आधे से ज़्यादा शेयर्स किसी और कंपनी को दिया है। अब सारा काम वो संभालेगी। एक दफ़ा आया था, पर मेरी बदकिस्मती जो उस दिन में शारजे की वजह से नहीं कर अपनी कोलीगस की ज़बानी से सुना है। वो बला का हैंडसम था। एन पहले प्रव्यूज पर कज मायूसी से बोली, तो तुम्हारे नए बास का शारजे से क्या काम, और इतने सारे वर्कर्स ने उसको क्या पता शारजे आई है या नहीं। अंदरी को अब भी एन की बात समझ नहीं आई थी। उनको नहीं पता, बाकियों को तो पता है। न वो मुहतरम चाहते हैं स्टाफ का हर नंबर मौजूद हो तभी वो इंटरव्यू लेगा, वरना नहीं। एन ने तफसील जवाब दिया, जबकि उस दौरान शारजे बिल्कुल खामोश थी। अच्छा तुम जाओगी, एन को जवाब देकर उसने शारजे से पूछा, बास ऑफिस से निकलता है तो निकाल दे, पर मैं आज नहीं जाऊंगी, मेरा दिल घबरा रहा है। शारजे बेदली से बोली, मुझे तो लग रहा है तुम पर किसी जिन का सही हो गया है, तभी तो इतना खामोश रहने लगी हो। ऊपर से जब तुम छत पर जाती हो तो तुम्हें किसी की नज़रें अपने चेहरे पर महसूस होती है। मेरी मानो तो किसी पीर बाबा के पास जाते हैं। एन उसकी तरफ झकती राजदाना लहजे में बोली, कुछ दिनों से अक्सर शारजे को ऐसा महसूस होने लगा था। पहले वो अपना वहम समझी थी, मगर जब मुसलसल ऐसा चलता रहा तो उसने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया था। ऐसा कुछ नहीं, मैं कल से आना स्टार्ट करूँगी। शारजे संजीदगी से बोली, बाहर निकलोगी तो खुद को पुरसकून महसूस करोगी, ऐसे खुद को एक जगह बंद करूंगी तो सूरज तुम्हें पागल बना देगी। शारजे के जवाब पर एन का मुंह लटक गया था, पर अंदरी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाने वाला अंदाज में कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। शारजे सर झका कर बोली, प्लीज शारजो चलो ना, क्या पता आज वो हैंडसम भी है। सच्ची मुझे बड़ा तजस्सुस है उसको देखने का, एन ने मदद भरे लहजे में कहा, तो वो इनकार नहीं कर पाई।